Okay, class. So, class 11th के students, how are you all? Okay, now the IPL matches have also ended. और अब आप लोगों को अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए seriously because अब क्या है? That is, you need to focus. Start focusing on studying because class 11th आपका क्या बनेगा? Base बनेगा. Your base for class 12th and your upcoming studies. So today we are going to understand the first chapter of accounting. आज हम कौन सा चैप्टर समझने वाले हैं? पहला चैप्टर समझने वाले हैं किसका? अकाउंटिंग का. तो पहला चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या है वो समझेंगे हम, और आपके लिए सबसे इजी फर्स्ट सेकंड सारे कंसेप्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, थर्ड जो एग्जामिनेशंस में आता है सिर्फ 11th में ही, बट जो आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे. फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे यूपी बीएड देना चाहेंगे, जैसे अभी येस्टरडे 31 मई को यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था एंड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स गिव दैट. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैम जो बेसिक्स होते हैं क्लास 11th और 12th के वही आए थे. सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर स्टडीइंग और बहुत ध्यान से बच्चों पढ़ाई करना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम सबसे पहले क्या समझेंगे? आइडियल डेफिनेशन. आइडियल डेफिनेशन का मतलब क्या है? जब भी आप एग्जाम्स में बैठ रहे हो और अकाउंटिंग के बारे में लिख रहे हो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि भाई व्हाट इज अकाउंटिंग. 2 नंबर्स में आता है ये, मार्क कर लो अपनी बुक्स में 2 मार्क्स. व्हाट इज अकाउंटिंग? तो हम वो डेफिनेशन समझेंगे और उसको रट लेंगे, और आप लोग के पास अगर बुक्स हैं तो उसमें आप मार्क कर लो. ठीक है, so I'm going to write the definition of what accounting. तो जो सबसे आइडियल डेफिनेशन है, आप लोगों को भी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए. तो अकाउंटिंग इज द, अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं ये समझना. ठीक है, अकाउंटिंग इज द सबसे पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो एग्जामिनर आपके बुक्स में, स्पेशली आपकी कॉपीज में, एग्जाम कॉपीज में ढूंढना चाहेगा, इज अकाउंटिंग इज द टर्म इज प्रोसेस. क्या है ये? एक प्रोसेस है. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस. किस चीज का प्रोसेस है? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट. सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है ढूंढना. क्या? आइडेंटिफाइंग. अकाउंटिंग किस चीज का प्रोसेस है? आइडेंटिफाई करने का. ये भी आप लोग इस शब्द का मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, जब आप लोगों के पास मान लीजिए 3-4 कलर की बॉल्स है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए बॉल्स के साथ साथ पेंसिल्स भी हैं. तो जब आप ये पता करते हो कि ये बॉल है और ये पेंसिल है, उसका मतलब क्या है? यू आर आइडेंटिफाइंग. ठीक है, तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा, किस बुक में जाएगा, कैसे जाएगा, कौन सा कंडीशन लगेगा, हर एक चीज. ठीक है, these terminologies you will understand, और आगे चल के जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको कोरिलेट करवाऊंगी विद द डेफिनेशन. तो फर्स्ट चीज क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. फिर आइडेंटिफाइंग के बाद दूसरी चीज ये कहता है, आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद आप क्या करो? उसके बाद आप क्या करो? उसको मेजर करो. सेकंड इज मेजरिंग. ओके, सो MEASURING, मेजरिंग. थर्ड चीज क्या है? मेजरिंग कर ली. फिर रिकॉर्डिंग. फिर क्या करना है? ढूंढ लिया, पहचान लिया, उसको क्या करोगे? खाते में लिखोगे. रिकॉर्डिंग के बाद क्या करोगे? क्लासीफाइंग. क्या है? क्लासीफाइंग. क्या याद रखना है? क्लासीफाइंग. उसके बाद समराइजिंग. ठीक है, क्लासिफाई कर लिया, 4 चीज, 5वीं चीज आप क्या करोगे? 5th वन है समराइजिंग. आप उसको क्या करोगे? समराइज. 6ठी चीज क्या है? कितने हो गए? 4, 5. 6ठी चीज है समराइज करने के बाद एनालाइजिंग. फिर क्या करोगे? आप उसको एनालाइज करोगे. तो नेक्स्ट इज एनालाइजिंग.
ओके, छठा एनालाइज कर लिया, सातवां क्या करना है हम लोगों को एनालाइज करने के बाद? इंटरप्रेटिंग, एंड देन आठवां इज कम्युनिकेटिंग। तो सेवेंथ इज योर इंटरप्रेटिंग, ठीक, एंड देन एट्थ, आठवां आपका क्या है इंटरप्रेट करने के बाद इज कम्युनिकेटिंग। तो COMM, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, ये एक पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं स्टेप्स में। जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय बनाना भी एक प्रोसेस है, जहाँ पे गैस जलाई, पानी डाली, दूध डाला, चीनी, चाय पत्ती एंड एवरीथिंग। वैसे ही अकाउंटिंग भी क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ये एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद उस कीवर्ड के अंदर ये 8 चीज आप लोगों की आनी चाहिए डेफिनेशन में। क्या? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ठीक है। क्या क्या चीजें हुई? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। सो आपका क्या क्या हुआ? आई फॉर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग का S, एनालाइजिंग का A, इंटरप्रेटिंग का I और कम्युनिकेटिंग का C। तो ये 4 वर्ड्स आपके डेफिनेशन में होने चाहिए, एंड यू कैन लर्न देम ऐसे शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट इनिशियल्स लिख लो, बस फर्स्ट लेटर, एंड देन क्या करो? इस डेफिनेशन को लर्न करो। तो IMRCSAIC, IMRCSAIC, ठीक। ये 8 चीजें आपकी इस डेफिनेशन को क्या करेंगी? कंप्लीट। बट डेफिनेशन अभी एंड नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ये सारी चीजें कर ली। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग के बाद क्या है? किसको कम्युनिकेट करना है? द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में क्या होते हैं आपके? अकाउंटिंग में आपके होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो कम्युनिकेटिंग क्या? फाइनेंशियल, कम्युनिकेटिंग क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ? लेन देन, ठीक है। पैसा आपके बिजनेस में आता है और पैसा आपके बिजनेस से बाहर जाता है। एंड इवेंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, एंड इवेंट्स का मतलब क्या हो? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आपको पता है पैसे, कैश का लेन देन करा। इवेंट्स का मतलब हो गया कभी कभी आपको बिजनेस में, मान लो आपने करी एक पार्टनरशिप, दैट इज एन इवेंट। उस केस में भी कैपिटल अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है ना आपके पार्टनरशिप में, दिस इज एन इवेंट। डिसोल्यूशन हो गया, कंपनी को बंद करना पड़ गया, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट का मतलब ये है कि अगर कंपनी के साथ कोई घटना होती है, वो घटना क्या है? आपने कोई पार्टनरशिप करी, आपकी कंपनी डिसॉल्व हो गई, या फिर ऐसे ही करके कुछ भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट किसमें? अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड। एंड इवेंट किसमें? मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी का मतलब, ये शब्द आप बहुत सुनोगे, मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो मॉनेटरी क्या लिखा है? टर्म्स। मॉनेटरी क्या है? टर्म्स। मॉनेटरी का मतलब क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ मनी। मॉनेटरी का मतलब क्या है? मॉनेटरी में ही देखो, यू गेट द नेम MONEY, मनी। MONEY क्या? मनी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर अकाउंटिंग। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको 2 पन्नों का, पहले 2 पेजेस में डेफिनेशन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज 2 पन्नों में कौन सी है? दिस इज योर आइडियल डेफिनेशन। कैसी डेफिनेशन है? आइडियल डेफिनेशन है, जो कि क्या कर रही है? सारी चीजों को कवर कर रही है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में 8 चीजें हैं, वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। ये 8 आप लोग को रटी होनी चाहिए। उसके बाद 2 चीजें एक्स्ट्रा आती है। पहला क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इवेंट्स अगर आपसे कोई पूछेगा आप बता दोगे, ठीक है। कंपनियों में कई बार कई चीजें करनी पड़ती हैं, और वो जो कई चीजें होती हैं वो क्या होता है?
जहाँ पे डायरेक्ट पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, पर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो या कोई कंपनी में नई दो कंपनियों को मिला दे रहे हो, अमलगमेशन ऑफ कंपनी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से ट्रांजैक्शंस, मतलब आपका पैसा कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है, व्हाटएवर इट इज, एसेट्स इधर से उधर जा रहे हैं, ये जितने भी टर्म्स मैंने बोले इनकी गहराई में हम लोग बात करेंगे, हर एक शब्द को समझेंगे, ठीक है, इन द अपकमिंग चैप्टर्स एंड वीडियोस। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, इवेंट का मतलब आपको समझ में आ गया, किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या हो गया, मॉनेटरी अपने आप में बता रहा है MONEY, मनी। So this is your ideal definition and this comes for how many marks? 2 marks. ये कितने मार्क्स के लिए आती है? 2 marks. तो फटाफट, what is accounting? What is accounting? So accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating what? Communicating financial transactions and event, किसमें, इन मॉनेटरी टर्म्स। इवेंट का मतलब है एनी सच मेजर थिंग दैट हैपेंस विद योर कंपनी, लाइक यू डू पार्टनरशिप और देयर इज एन अमलगमेशन, या फिर कंपनी आपकी डिसॉल्व हो रही है, एंड मेनी अदर सच केसेस। तो क्या होता है, या फिर आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर में आ रहे हो, ठीक है, तो उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, और हमेशा किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो मॉनेटरी इटसेल्फ इज टेलिंग मैं क्या हूं, मनी, तो मनी में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप लोग के पास बुक्स है तो अपनी बुक्स में इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लीजिए, एंड देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आई विल रेज इट, वेयर इज माय डस्टर, लेट मी गेट माय डस्टर, टिल देन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, चलो, आई विल रेज दिस नाउ। अब आते हैं हम लोग, आपका पहला चैप्टर जो है, इसी चैप्टर में डेफिनेशन आप लोग की हो गई, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग, ये सब आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन? आई कैन, बट द पॉइंट इज ओके, इफ यू वांट आई कैन, ठीक है। तो चलो, आप लोग को मैंने डेफिनेशन करा दी, दिस इज डन। अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू, मॉडर्न फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये करते हैं हम लोग, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, ठीक है। तो चलो हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग समझते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, 8 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग डू वी हैव, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है हम लोगों के पास, यहाँ पे लिखते हैं, हम लोगों के पास कितने हैं, 8 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है, 8 टाइप्स। अब उन 8 टाइप्स को मैं लिख रही हूँ ओवर हियर एंड यू ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहला क्या है, फाइनेंशियल, फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल, ठीक है। क्या हुआ सबसे पहला, फाइनेंशियल। दूसरा क्या हुआ आपका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा क्या हुआ आपका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके आगे आप लोग लगा लेना। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा क्या है आप लोगों के पास, तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। चौथा क्या है, अच्छा ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है इनमें दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 MCQ, ठीक है। इसको MCQ में आता है, और MCQ में कैसे आता है कि बोल देंगे कि बताओ कि ऐसा कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जहां पे आप रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, ठीक है, जहां पे देयर इज
नो रिकॉर्डिंग, या ऐसा काम कौन सा अकाउंट है जहां पे सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है। तो फॉर ईच, जैसे हर एक की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है और फिर पूछा जाता है बताओ कि ये कौन सा टाइप ऑफ अकाउंटिंग है। तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं, बट एमसीक्यू अभी और फ्यूचर दोनों के लिए, ठीक है। तो इसको हवा मत लेना कि यार ठीक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है तो लोग नाम रट लेते हैं, नहीं, नाम के अंदर की भी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग समझेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट के बाद हो गया टैक्स, ठीक है, चौथा, चार ये हो गए, बाकी चार करते हैं। पांचवा क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, कौन सा अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। छठा क्या है, छठा कहता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्ट फॉर्म कोई बता सकता है, कमेंट में बताना, ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्ट फॉर्म, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग टाइप कर देना, बट स्टिल आई एम एडिंग इट ओवर हियर, एचआर, ठीक है, एचआर आपने सुना होगा, एचआर हमें एचआर है किसी कंपनी में, तो एचआर का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फिर सातवीं कौन सी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आठवीं अकाउंटिंग कौन सी है, एनवायरमेंट अकाउंटिंग। आठवीं अकाउंटिंग कौन सी है, एनवायरमेंट अकाउंटिंग, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट अकाउंटिंग। तो देखो ये अपने आप में ही बता दे रहे हैं कि सबके अंदर कैसी कैसी अकाउंटिंग होती होंगी। तो 8 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर देयर, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, कॉस्ट, टैक्स, गवर्नमेंट, एचआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंट। इनको रटने का अगेन मेक अ सिंपल, फर्स्ट वर्ड्स को लो, फर्स्ट वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को लो, ठीक है, और उससे क्या करो, अपने लिए एक सेंटेंस बना लो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास यहाँ पे क्या क्या है, हम लोग के पास यहाँ पे है एफ एम सी टी जी एच आर एस और ई। अब इनको देख लो, इनको मिक्स करके कुछ बन सकता है। तो देखो मुझे यहाँ पे एक तो ये बंदा दिख रहा है, एफ एम सी जी बना, ये टी हटा देती हूँ अभी, एफ एम सी जी को एक साथ कर लो, एफ एम सी जी इज वन थिंग, एच आर सेट, एफ एम सी जी एच आर सेट, बस इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर दिया। तो व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म टू लर्न टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, एफएमसीजी एचआर सेट। और इससे आप लोगों के क्या हो गए, 8 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग लर्न हो गए, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले ही हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग क्या कहता है, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यही सिंपल सी डेफिनेशन है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे किसकी, transactions of financial nature, their classification, preparation of financial statements and their analysis and interpretation is termed as financial accounting. Financial nature का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो फाइनेंशियल का ही मतलब आप लोग समझोगे, व्हेन यू से आवर फाइनेंशियल कंडीशन इज एक्सट्रीमली गुड, इसका क्या मतलब होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही क्या है, मजबूत है, ठीक है, यही तो मतलब हुआ। तो वैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब हम यहाँ पे कहते हैं, तो फाइनेंशियल्स का मतलब हो गया जितने भी ट्रांजैक्शंस जहां पे पैसा इन्वॉल्व्ड है, मनी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, और उनका क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उनकी लेन देन हो रही है, तो वो कहाँ पे, उनको हम कैसे टर्म कर देते हैं, वी टर्म देम एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस ने मान लीजिए अपनी कंपनी को के लिए एक नया एसेट खरीदा, एसेट यानी कि सामान, मान लो एक मशीनरी खरीदी, और वो मशीनरी जब उन्होंने खरीदी तो कैसे खरीदी होगी, पैसे दे के खरीदी होगी, तो पैसा दिया, पैसे का लेन देन हुआ, तो वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सेकेंड आपका कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो मैनेजमेंट कहते हैं ना, ये हमारा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो पूरे सिस्टम का ख्याल रख रहा होता है। तो मैनेजमेंट में देखो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, द अकाउंटिंग विच इज प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का लेन देन का क्या रखा हो, खाता रखा
उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब मैनेजमेंट कौन सी टीम होती है, जो प्लानिंग करती है, जो बजटिंग करती है ना। आपके स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है जो देखता है कि भैया अगर मान लीजिए हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चों के लिए हमें कितना सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, कॉपी किताब की क्या अरेंजमेंट करनी है, कितना प्लेस चाहिए, कितनी टीचर्स और चाहिए, कितनी सब्जेक्ट टीचर्स चाहिए, एक क्लास में कितना बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब हो गया जहां पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितना भी चीजें लिखी होंगी खाते में, जितना भी लेन देन का लिखा होगा वो सारा सारा कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। गॉट इट। देखो यहाँ पे इनका मतलब समझना है कि हम हर एक उस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जिससे वो रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसका काम कब होता है, द कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन ascertainment of total cost and cost per unit of goods and services. It helps in cost control and cost reduction. कॉस्ट अकाउंटिंग, अब देखो हम लोग कहते हैं कि यार घर बनाने में कितना कॉस्ट आया, तो सीमेंट का कुछ कॉस्ट होगा, फिर मान लो लकड़ियां आप लोग ने ली होंगी उसका कुछ खर्चा होगा, फिर आपने पेंट करवाया होगा पूरे घर में उसका कुछ खर्चा होगा, ठीक है। तो हर एक चीज में, जैसे घर बनाने का हमने एग्जांपल लिया, उसमें जितना भी अलग अलग मटेरियल यूज हुआ है, हर मटेरियल के पीछे कॉस्ट होगा कि एक सरिया को लाने में हमारे मान लो 100 रुपया खर्च हुआ, ठीक है। एक सीमेंट की बोरी लाने में 500 रुपए खर्च हुआ। तो अब आपने कहा भाई मेरा बजट तो सिर्फ कितने का है, 50 लाख का है, तो हम देखेंगे उस 50 लाख में कौन सा मटेरियल कितना कॉस्ट कर रहा है, और बेस्ड ऑन योर बजट क्या उस बजट में बन पा रहा है, अगर नहीं तो हम कॉस्ट किसी चीज की कम करेंगे, अगर बजट से नीचे है तो हम देख सकते हैं अच्छा ठीक है बजट के अंदर है, अभी मेरे पास मतलब 40 लाख का वैल्यू हो रही है और आपको लगता है 10 लाख अभी और बढ़ा सकते हैं, तो आप देखोगे कि हम वो पैसा कहाँ पर डालें, कौन से मटेरियल में डालें, क्या लकड़ियां ज्यादा यूज करके घर में वार्डरोब्स बढ़ा दें, या सीमेंट सस्ता पड़ रहा है, या टाइल्स सस्ती पड़ रही है तो बाथरूम्स में या जहां पे भी किचन्स में टाइल्स लगवा दे, तो दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे हर एक चीज का कॉस्ट निकाला जाता है और फिर उससे एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, और वो डिपेंड करता है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज के लिए कर रहे हो। तो अभी मैंने घर की बात करी, अगर आप मान लो कॉलेज में जाना है तो आप कॉलेज की बात कर रहे हो, स्कूल में आपके मान लीजिए बुक्स लगती हैं, पेंसिल्स लगती हैं और बहुत सारी अलग को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, और आपको लगता है मुझे बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ इतना मेरे पास बजट है, और इस स्कूल में पैसा मेरा ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज का सामान लाने में खर्च होता है, तो आप उस स्कूल को क्रॉस करके दूसरे स्कूल में चले जाओगे जहाँ पे क्या है आपके बजट के अंदर क्या हो रहा है, पढ़ाई हो पा रही है। और वो बजट आपने कैसे कैलकुलेट करा, बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, हर एक चीज का कॉस्ट निकाल के, कि मान लो रिक्शे से भेजना चाहिए मुझे बच्चे को या बस से, हमने कहा रिक्शे में भेजने में बच्चे को इतना कॉस्ट आ रहा है, बस में भेजने में बच्चे को इतना कॉस्ट आ रहा है, तो दोनों के बीच में आपने क्या करा, यू डिवाइडेड द कॉस्ट ऑफ बोथ, पर डे के हिसाब से जो ज्यादा सस्ता पड़ा उसको आपने चुन लिया, ठीक है। कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल है, अब जैसे आप लोग बड़े होंगे, आपके मम्मी पापा कमाते हैं तो वो लोग इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है। वैसे ही अब जीएसटी आ गया, जब आप कहीं से सामान लेते हो, ठीक है, तो उस पर आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो दैट इज सिंपल, जहाँ पे उस चीज की अकाउंटिंग होती है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग वेरी सिंपल, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खाता बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना खाता बनाता है, सो दैट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग। एचआर अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स, देखो हर कंपनी में एक एचआर का डिपार्टमेंट होता है, एचआर का मतलब हो गया कि जितने भी लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उन पर खर्चा, किस तरीके का खर्चा, जैसे कंपनी में अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है और अलग अलग लोगों के लिए आप क्या करते हो, अलग अलग सैलरी देते हो, फिर मान लो और बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है, उन सारे खर्चों को कैसे मैनेज करना है, स्पेशली वो खर्चा जो लोगों पे किया जा रहा है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एचआर की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, यहाँ सोशल एक्टिविटीज पे जो भी
मान लीजिए गवर्नमेंट ही सोशल एक्टिविटीज कराती है या आपका स्कूल है वो सोशल एक्टिविटीज करा रहा है, कभी आप नदी की सफाई के लिए चले गए हो, स्वच्छ भारत अभियान में लग गए हो, कभी आप गरीब लोगों को खाना दे रहे हो, तो दैट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस पर जो खर्चा होता है। और आखिरी में एनवायरमेंट, मतलब कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए, नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए, वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए जो सरकार खर्चा करेगी वो अगर आपका स्कूल खर्चा करता है तो आपका स्कूल, ठीक है। तो एनवायरमेंट अकाउंटिंग बहुत सिंपल था, इसको बस टर्म्स को समझ लेना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो अकाउंटिंग करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो कंपनीज में डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि किसको देखते हैं, कंपनीज में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सिर्फ किसकी देखभाल करते हैं, लोगों के वेलफेयर की, नॉट ओनली वेलफेयर बट ऑल्सो एम्प्लॉइंग, डिप्लॉइंग एंड एवरीथिंग दैट इज अराउंड द ह्यूमन रिसोर्स। मैं एक रिसोर्स हूँ किसी कंपनी के लिए, गॉट इट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंपल, एंड देन फाइनली एनवायरमेंट अकाउंटिंग। समझा दोगे, बहुत इजी है सारे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद वी विल एंड आवर सेशन, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेशंस वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दीज आर ऑल थ्योरेटिकल। मैं इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए समझा दे रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि ये आपके आ सकता है 1 मार्क्स एमसीक्यू में, तो आपको पता होना चाहिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी हमारा खत्म हुआ, सो आई एम इरेजिंग दिस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, ठीक है। थ्योरेटिकल आप लोगों को करा दे रही हूं मैं, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम लेट्स डायरेक्टली गेट टू अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। थ्योरी तो आप लोग मुझे कभी भी कमेंट कर देना, वी टेक दैट अप एनी टाइम। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये कई बार आता है, तो हमेशा देखो यार, कोशिश क्या करो कि अपने काम को थोड़ा सुंदरीकरण करो। तो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऐसे लिखना कॉपी में अपने, मेथड्स ऑफ क्या, अकाउंटिंग, क्योंकि हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं, तो जस्ट मेक अ ड्रॉप डाउन इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन लिस्टिकल 1 और 2, ये मेथड ना यूज करके, ठीक है, ये मेथड यूज करो। ये कोई नहीं बताएगा आपको, बट आई मेक श्योर कि मैं आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाऊं, लाइक अ टीचर, ठीक है। मुझे आप लोग को चीजें आसान करनी है, आपके बोर्ड्स की तैयारी करवानी है, आपके एग्जाम्स की तैयारी करनी है, एंड वांट यू टू मेक, I want to make all of you a good student in terms of presenting your work also, ठीक है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, और भी चीजें समझनी। तो कैसा मेथड अप्लाई करो, ये ऐसे हमेशा कोशिश करो डायग्रामेटिकली आप चीजों को समझाओ। तो पहला क्या होगा, इन्होंने कहा पहला मेथड है मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग में 2 ही तरीके होते हैं, कैश एंड अक्रूवल, ठीक है। तो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या हो गया, कैश बेसिस, और दूसरा आपका हो गया अक्रूवल बेसिस। कैसा, ACCRUAL, अक्रूवल बेसिस। तो 2 तरीके हो गए, कैश एंड अक्रूवल, सही हुआ। तो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहीं पर नीचे इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में आता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको एस्ट्रिक मान लो, और ये एग्जाम्स में 2 मार्क्स, और ये 2 मार्क्स में कितने पॉइंट्स लिखने होंगे आपको, 4 पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। चलो, कैश अपने आप में ही बता रहा है कि ट्रांजैक्शंस किस में होने चाहिए, कैश में। तो वेरी सिंपल, द मेथड रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस,
कैसे ट्रांजैक्शंस? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो इसका उल्टा क्या होगा बताओ? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, है ना। जिसको नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में क्या बोलोगे? रट लो, क्रेडिट। तो अक्रूवल में क्या होता है? बहुत सिंपल, यहाँ पे देखो कैश था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ बोथ क्या, एक हो गया कैश, दूसरा क्या हो गया? क्रेडिट। तो बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे क्या होगा? बोथ कैश एंड क्रेडिट क्या ट्रांजैक्शंस, क्या भाई लोग? ट्रांजैक्शंस, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो अंडरलाइन करो, यहाँ पे क्या है? दिस इज द कीवर्ड। पहला सिंपल, तो कैश से हमने रट लिया कैश ट्रांजैक्शन, अक्रूवल से हमने क्या रट लिया? कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। डन, सिंपल है, कोई डिफिकल्टी? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट कहता है ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश, तो ओनली इनकम रिसीव्ड, किसमें? रिसीव्ड किसमें? इन कैश, रिसीव्ड इन कैश इज रिकॉर्डेड। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या हुआ? हमने किस चीज के बारे में बात करी? इनकम के बारे में। तो अगर आपको कोई इनकम मिलती है किस पे, किस बेसिस पे? कैश में, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश में। तो अगर यहाँ पे हमने इनकम की बात कर ली तो अक्रूवल में भी इनकम की बात करेंगे। अब आप लोग डेफिनेशन बताओ, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जानी चाहिए? बताओ भाई लोग, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जानी चाहिए? कि ऑल इनकम, सारी इनकम आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम देम और नॉट। तो ऑल इनकम इज रिकॉर्डेड, ऑल इनकम इज रिकॉर्डेड वेदर क्या? वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, पहले ही हम लोग ने समझ लिया था, यहाँ पे सारे कैश के ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो इवन इफ आपको इनकम कैश में नहीं मिलती, आपको चेक मिलता है, तो तब भी क्या होगा? अक्रूवल बेसिस में हम लोग क्या करेंगे? उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? यहां तक सेंस बना रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में इनकम को रिप्लेस कर दोगे किससे? एक्सपेंसेस से। बाकी पूरा डेफिनेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका कैसा पॉइंट बना? थर्ड पॉइंट बना। सेम उधर इनकम को किससे रिसीव कर रहे हो? इनकम को किससे चेंज कर दोगे? इनकम को आप रिप्लेस कर दोगे थ्रू एक्सपेंसेस। इनकम को किससे आपने रिप्लेस कर दिया? एक्सपेंसेस से। नेक्स्ट क्या कह रहा है? The method does not make a distinction between capital and revenue items. ठीक है, तो method does not make distinction between capital and revenue items. आपको नीचे तक दिख रहा है क्या? ठीक है, लेट मी इरेज। यहां तक क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं? ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 हो गया, बाकी चीजें लिखते हैं अब इसके ऊपर का इरेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है, आई मेक अ लाइन एंड नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो यहाँ पे नो डिस्टिंक्शन मतलब कोई फर्क नहीं है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म होता है ये, बिटवीन
कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब हो गई इनकम, रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, इनकम, जो सामान बेच के आपको क्या हो रही है, कमाई हो रही है। और ये वाला क्या कहता है, इसका अपोजिट। देखो, कैश और अक्रूवल को याद करने का तरीका है, एक साइड को रट लो, दूसरा साइड उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो ये अगर कह रहा है यस, ये अगर कह रहा है यस, तो ये क्या कहेगा, नो। तो बहुत सिंपल है। अगर ये कह रहा है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, तो यहाँ पे डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश एंड अक्रूवल, सॉरी कैश एंड अक्रूवल कह रही, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल प्लस रेवेन्यू, अपोजिट, एकदम उल्टा हो गया, हुआ। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट और अक्रूवल बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड। तो ये क्या है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कौन सा, इंडियन कंपनी एक्ट। ये कई बार पूछा जाता है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कौन सा एक्ट है, इंडियन कंपनी एक्ट 1956, इसको रट लो। इंडियन कंपनी एक्ट कौन सा है, ये 1956 है। तो इधर वाला इसका अपोजिट हो जाएगा, नॉट की जगह बस यहाँ पे नॉट को रिप्लेस कर देंगे, तो रिकॉग्नाइज्ड। ये क्या है, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको भाई रेड से मार्क कर लो, इंडियन कंपनी एक्ट 1956, फास्ट। Okay, next point. This method is suitable for not for profit organizations, doctors and professionals. ये again this is important. Suitable for, ये cash basis, क्योंकि देखो cash basis ये किसके लिए suitable है, this is suitable for नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो जिनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ORG, ठीक है। फिर प्रोफेशनल्स, क्योंकि उन लोग को तो भैया चलो कैश में पैसा मिल रहा है। एंड आखिरी क्या, डॉक्टर्स, और किन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। अब अक्रूवल मेथड किसके लिए है, सूटेबल फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, किसके लिए, any organization that is making profit making organizations. So this method is suitable for profit making organizations, accrual basis. Got it? Simple definition, 1 2 3 4 5 6. So in total how many points, 6. Important चीजें I've already told you, non-profit making organizations and profit making organizations. So we'll end this class here only, mark everything and we are good to go. All the best.